हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगला अपना टॉपिक वायरस या विषाणु। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रीड स्पेशल चल रहा था, रीड के साथ साथ अदर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें अपना बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और कवक यानी फंजाई हो चुके थे। बैक्टीरिया और फंजाई के मोस्ट जो कैरेक्टर है, उनके लाभदायक हानिकारक प्रभाव है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आज पढ़ रहे हैं वो है सूक्ष्म जीवों में विषाणु या वायरस। विषाणु या वायरस एक सूक्ष्म जीव जिसको भी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। आज हम इस विषाणु के बारे में ही चर्चा करेंगे कि ये जो विषाणु होता है यानी कि जो वायरस होता है, वो वायरस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने इसको खोजा था, किसने इसको नाम दिया, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, साथ ही साथ इसका क्या लाभ है और क्या इससे हानियाँ होती है, यानी कि वायरस का महत्व टॉपिक के अंदर लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभाव या उपयोग देखने को मिलते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं वायरस या विषाणु। विषाणु या जो वायरस है, सबसे पहले इस वायरस को जो खोजने का जो श्रेय दिया जाता है, यानी इसको सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था वो थे डीजे इवेनोवस्की। डीजे इवेनोवस्की जो वैज्ञानिक है, इन्होंने वायरस को सबसे पहले तंबाकू के पौधे में खोजा था। तंबाकू के पौधे में वो मोजेक रोग का अध्ययन कर रहे थे। तंबाकू में एक रोग होता है टोबैको मोजेक रोग या मोजेक रोग, तो उस मोजेक रोग का अध्ययन ये कर रहे थे और मोजेक रोग का अध्ययन करते हुए इन्होंने पाया कि तंबाकू में एक ऐसा कारक है जो रोग उत्पन्न करता है, और उस कारक को इन्होंने TMV कहा। यानी कि वो कारक कौन सा था, वो एक वायरस था जिसको TMV वायरस यानी टोबैको मोजेक वायरस या तंबाकू मोजेक वायरस के नाम से जाना जाता है। तो मोजेक रोग एक वायरस से हो रहा था, तो सबसे पहले इसको तंबाकू में मोजेक रोग के रूप में इसको खोजा था डीजे इवेनोवस्की ने। हालांकि जो इसको वायरस नाम दिया गया था, जो वायरस शब्द इसके लिए यूज किया गया, वो वायरस शब्द दो दूसरे वैज्ञानिक थे, लोफलर और फ्रॉस। लोफलर व फ्रॉस ने सबसे पहले वायरस शब्द का प्रयोग किया था। जो वायरस या विषाणु जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया वो लोफलर व फ्रॉस ने किया। खोज जो की थी डीजे इवेनोवस्की ने की थी। इवेनोवस्की ने इनको जो खोजा था, इन्होंने नाम दिया। एक और वैज्ञानिक का जिक्र आता है जिनका नाम है स्टैनले, और स्टैनले जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, वायरस के क्रिस्टल प्राप्त किए थे, वो भी कहाँ, परपोसी कोशिका से बाहर। वायरस के क्रिस्टल परपोसी कोशिका से बाहर प्राप्त किए। परपोसी कोशिका से बाहर वायरस के जो क्रिस्टल प्राप्त किए थे, वो किसने प्राप्त किए थे, स्टैनले ने किए थे। अब परपोसी कोशिका से बाहर प्राप्त करने का भी एक महत्व है। वो महत्व क्या है, हम जब वायरस के स्ट्रक्चर देखते हैं, वायरस की संरचना देखते हैं, तब हम जान पाते हैं वायरस की संरचना जो होती है। अगर हम वायरस की संरचना की बात करें तो वायरस की संरचना में हमें केवल दो ही भाग दिखाई देते हैं। वायरस की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें दो ही पार्ट पाए जाते हैं। एक तो होता है उसका बाहरी आवरण। वायरस के शरीर में यानी कि उसकी संरचना में हम देखें तो सबसे पहले हमें एक आवरण दिखाई देता है, एक घेरा दिखाई देता है। जो बाहरी आवरण है वो कैप्सिड कहलाता है। उसके अलावा उस आवरण के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है और वो मिलता है न्यूक्लिक अम्ल। यानी कि वायरस की संरचना में दो ही पार्ट होते हैं, एक तो बाहरी आवरण होता है जिसको हम कैप्सिड कह देते हैं, और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में उसके पास में या तो DNA होता है या RNA होता है, दोनों में से कोई एक होता है। तो ये दो चीज़ें होती है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाई, प्रारूपिक स्ट्रक्चर। ये जैसे क्या है, बाहर वाला ये क्या है, ये है कैप्सिड। वायरस का बाहर वाला ये आवरण है जो क्या कहलाता है, कैप्सिड। और जो ये कैप्सिड होता है वायरस का आवरण,
ये बना होता है प्रोटीन का, यानी कि वायरस में प्रोटीन का बना हुआ बाहरी आवरण पाया जाता है जो कैप्सिड कहलाता है। इस कैप्सिड के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। जैसे मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर में आरएनए पाया जाता है, कुछ में डीएनए होता है, पर दोनों साथ नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। तो यदि किसी वायरस में आरएनए पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में तो वो आरएनए वायरस कहलाता है, और यदि डीएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में मिलता है तो वो डीएनए वायरस कहलाता है। यानी कि यदि आरएनए होगा तो आरएनए वायरस, डीएनए होगा तो डीएनए वायरस। अब कुछ वायरस की संरचना जैसे हमें इस तरह की भी देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल मिलती जुलती संरचना जैसे आजकल कोविड-19 की मिल रही है। तो जो संरचना है इसमें ये ऐसे स्ट्रक्चर क्या दिख रहे हैं, ये तो कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर ये न्यूक्लिक अम्ल है, और यहाँ पर कुछ उभरी हुई सी संरचनाएं और दिखाई देती है हमें, और ये विशेष प्रोटीन है इसके जिनको कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन। यानी कि ये क्या है, ये इसी कैप्सिड का भाग है जो विशेष रूप में उभार के रूप में दिखाई देता है, जो स्पाइक प्रोटीन कहलाती है, किसी भी सतह से चिपकने में इसकी हेल्प करता है। और तो इसकी संरचना में सिर्फ 2 ही पार्ट है, कोई जटिल संरचना नहीं है। और इम्पोर्टेंट जो इसकी बात ये होती है कि जो ये वायरस होते हैं, जो आरएनए वायरस होते हैं, यानी जो आरएनए से बने होते हैं, आरएनए से बने हुए जो आरएनए वायरस होते हैं उनको रिट्रोवायरस भी कहा जाता है। जैसे कि एचआईवी वायरस है, तो आरएनए निर्मित जो वायरस है वो रिट्रोवायरस कहलाते हैं, और डीएनए वायरस जो है वो डीएनए वायरस कहलाते हैं। वायरस जो है ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी संरचना, महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इसके लिए वो ये है कि वायरस एक अकोशिकीय संरचना है। वायरस कैसी संरचना होती है, अकोशिकीय संरचना, मतलब इसमें कोई कोशिकीय संरचना इसको नहीं माना जाता। अकोशिकीय संरचना क्यों माना गया, क्योंकि कोशिका के स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें बाहर कोई झिल्ली के अंदर कोई कोशिका द्रव्य होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं जो अलग अलग कार्यों को जो है संपन्न करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतर्द्रव्य जालिका वगैरह बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिनसे कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं, उपापचयी क्रियाएं होती है। तो वो सारे पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते। इसमें तो केवल एक कैप्सिड है प्रोटीन का आवरण और न्यूक्लिक अम्ल है, तो कोशिकीय संरचना इसमें नहीं बनती पूरी तरह से, और इसी कारण ये अकोशिकीय संरचना कहलाता है। और साथ ही साथ ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यानी इसमें सारे कोशिकांग और एक कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती, इसलिए ये अकोशिकीय कहलाता है। और अकोशिकीय होने के साथ ये क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखने योग्य कि ये कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। वैसे कोशिका सिद्धांत किस पे लागू होता है, कोशिका सिद्धांत जो कि स्लाइडेन और श्वान ने दिया था, विर्चो ने बाद में उसको संशोधित किया था, जो कहता है कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से बना है, कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिकाएं उपापचयी क्रियाएं संपन्न करती है और पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो वो सारे सिद्धांत इस पे लागू नहीं होते, इस कारण ये उसका एक क्या है, अपवाद है, अकोशिकीय संरचना ये मानी जाती है। अगली चीज़, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है, यानी सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी है। अब ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों मानी जाती है, क्योंकि वायरस जो होता है जब ये बाहरी वातावरण में होता है, यानी किसी सजीव के शरीर में नहीं होकर के जब बाहर पाया जाता है तो ये निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। यानी बाहरी वातावरण में वायरस जो है ना तो गुणन कर सकता, ना पोषण करता है, कोई भी जैविक क्रिया संपन्न नहीं करता, अपनी संख्या में वृद्धि भी नहीं करता, जनन भी नहीं करता, और वायरस बाहरी वातावरण में निर्जीव की भांति होता है, यानी मृत प्राय होता है। लेकिन जो ही ये किसी सजीव कोशिका में एंटर होता है, यानी सजीव में किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करते ही ये वहाँ पर सजीव की भांति सारी प्रक्रियाएं शुरू कर देता है। कोशिका के अंदर पहुँच करके उस कोशिका में जो खुद उस कोशिका का जो विभाजन होता है, कोशिका का जो केंद्र कार्य करता है, उसको ये अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसको अपने अनुसार उसमें विभाजन को प्रेरित करता है। और वहाँ पर वायरस
का जो न्यूक्लिक अम्ल है उसका द्विगुणन होता जाता है, यानी जितनी भी सेल्स बनती है उन सब में वायरस का डीएनए या आरएनए जो भी न्यूक्लिक अम्ल है वो सब में पहुंच जाता है। तो इस तरह से बाहर क्या रहता है, वायरस एक मृतप्राय है, निष्क्रिय रहता है, बाहर उसमें जैविक क्रियाएं नहीं पाई जाती, निर्जीव की भांति है, पर सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करते ही कैसा हो जाता है, वो सजीव की भांति व्यवहार करता है। तो वो हर समय जो है बाहर सजीव की तरह नहीं है, लेकिन अंदर वो सजीव की भांति व्यवहार करता है। इस कारण इसको सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है, साथ ही साथ जंतु जगत का जोकर भी कहा जाता है। तो ये वायरस की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है, बाहर निर्जीव है, अंदर गया, अंदर जाके सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेता है, कोशिका की क्रियाओं को, उपापचयी क्रियाओं को, विभाजन को, सबको अपने नियंत्रण में ले लेता है। वायरस जो होते हैं परपोषी विशिष्ट होते हैं। अगला जो इसका महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है वो क्या है, वायरस परपोषी विशिष्ट होते हैं। परपोषी विशिष्ट का मतलब है कि ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो किसी विशिष्ट परपोषी को ही संक्रमित करते हैं, लेकिन परपोषी विशिष्ट होते हैं, लेकिन इनमें एक और विशेषता ये होती है कि ये जल्दी जल्दी अपने आनुवंशिक पदार्थ को, यानी अपने स्ट्रेन को बदलने की क्षमता रखते हैं, यानी इनमें आनुवंशिक पदार्थ को या स्ट्रेन को चेंज करने की क्षमता होती है। तो बहुत ही कम समय में अपने स्ट्रेन को चेंज कर लेते हैं, यानी आनुवंशिक पदार्थ को ये चेंज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें HIV वायरस। HIV वायरस वैसे क्या होता है, एड्स रोग उत्पन्न करता है मानव में, लेकिन ये आया कैसे, इससे पहले एक वायरस हुआ करता था SIV वायरस। तो SIV वायरस क्या था, वो दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करता था, मानव में रोग उत्पन्न नहीं करता था। तो SIV वायरस ने क्या किया, अपने स्ट्रेन को चेंज किया और वो किस में बदल गया, HIV में। अब वो मानव को रोग उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, वायरस वैसे तो परपोषी विशिष्ट होते हैं, यानी एक विशिष्ट जो वायरस होता है किसी विशिष्ट रोग को ही विशिष्ट जीव में ही उत्पन्न करता है, परंतु जब इनका स्ट्रेन चेंज हो जाता है तो स्ट्रेन चेंज हो जाने के बाद में ये उसी अनुसार दूसरे जो सजीव है उनमें भी रोग उत्पन्न करने की क्षमता रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जो अभी जो कोविड-19 जो वायरस आ रहा है, कोविड-19 जो वायरस चल रहा है उसमें ये क्या था, चमगादड़ से आया है। तो चमगादड़ में हुआ करता था, स्ट्रेन चेंज हुआ, ये मानव को संक्रमित करने लग गया, और फिलहाल हम सुन रहे हैं कि इसका स्ट्रेन जो है बदलता जा रहा है। इसके लिए इसीलिए तो कहते हैं इसके लिए कोई विशेष टीका या जो विशेष जो दवाई है वो कारगर साबित नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब तक इसको वायरस को समझ करके इसके लिए कोई दवाई जो बनाई जाती है फिर वो अपना स्ट्रेन चेंज कर लेता है, तो उसके लिए हो सकता है कि वो जो है उसके लिए कारगर ना हो। तो वायरस क्या कर सकता है, अपना स्ट्रेन जल्दी से चेंज कर लेता है, कुछ समय बाद ही अपना स्ट्रेन चेंज करने की क्षमता रखता है, लेकिन परपोषी विशिष्ट होता है। ये थी वायरस के बारे में कुछ विशेष बातें। उसके बाद में वायरस जो होते हैं इनको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि मोस्टली ये तो वायरस हो गए, लेकिन कुछ को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, कुछ को हम माइकोफेज, साइनोफेज, या कुछ वर्ड और हम पढ़ते हैं वीरियोन, वायरोइड, प्रियोन। तो ये सारे टर्म क्या होती है, ये सारे शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं हम। बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी। बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी वायरस कौन सा होता है, जो वायरस यानी कि जो विषाणु जो है जीवाणु को संक्रमित करते हैं वो कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज। जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं वो कौन से होते हैं, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, बैक्टीरियोफेज, या इसी को हम कहते हैं जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी यानी जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस, जीवाणु या बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज, जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस। जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाएंगे, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाएंगे। और इसका इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कि गंगा नदी का जो पानी आज भी स्वच्छ पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज वैसे जीवाणु को संक्रमित करते हैं, पर इसका लाभदायक एक फ़ायदा भी मिलता है, लाभदायक उपयोग भी होता है। गंगा नदी के पानी में
जो भी बैक्टीरिया है उनको ये वायरस संक्रमित कर देते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया जो है ज़्यादा नहीं पनप पाते, नष्ट हो जाते, और वो जो पानी है वो दूषित होने से बच जाता है, यानी स्वच्छ बना रहता है। और आज भी गंगा नदी के पानी के स्वच्छ बने रहने का कारण कौन है? बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी वायरस है। उसके बाद में दूसरा है साइनोफेज। साइनोफेज, अब साइनोफेज वायरस किसे कहेंगे? साइनोफेज जो साइनोबैक्टीरिया को यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को, BGA को, BGA या नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या करते हैं? इनको संक्रमित करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं साइनोफेज वायरस। साइनोफेज वायरस कौन से होंगे? जो ब्लू ग्रीन एल्गी को यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA इनको संक्रमित करने वाले जो वायरस है वो क्या कहलाएंगे? साइनोफेज कहलाएंगे। उसके बाद में है माइकोफेज। माइकोफेज, माइकोफेज वायरस कौन से होते हैं? माइकोफेज वायरस होते हैं जो कवकों को संक्रमित करते हैं, यानी कवकों को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? कवकों को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाएंगे? माइकोफेज। माइकोफेज वायरस किसको संक्रमित करेंगे? कवकों को संक्रमित करते हैं। उसके बाद में है अपने फाइकोफेज। फाइकोफेज वायरस, और फाइकोफेज वायरस कौन से होंगे? जो शैवालों को संक्रमित करते हैं। शैवालों को संक्रमित करने वाले जो वायरस होंगे वो क्या कहलाएंगे? फाइकोफेज। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है वीरियोन। फाइकोफेज के बाद है वीरियोन। वीरियोन, वीरियोन क्या होगा? वायरस की यह वह संक्रामक अवस्था होती है जो परपोषी कोशिका के बाहर स्थित होती है। वायरस की संक्रामक अवस्था, संक्रामक अवस्था जो परपोषी कोशिका के बाहर स्थित होती है। परपोषी कोशिका के बाहर स्थित होती है, क्या कहलाती है? वीरियोन कहलाती है। यानी कि वीरियोन क्या है? वायरस की संक्रामक अवस्था होती है जो परपोषी कोशिका के बाहर है, जो संक्रामक है वो वीरियोन कहलाएगी। इसके बाद में है प्रियोन। प्रियोन क्या है? तो वायरस का जो प्रोटीन आवरण है संक्रामक हो तो वो ही क्या कहलाता है? प्रियोन। यानी न्यूक्लिक अम्ल उसमें नहीं होगा, वायरस का केवल प्रोटीन आवरण, प्रोटीन आवरण, और वो भी कैसा हो? संक्रामक हो, यानी कि रोग उत्पन्न करे जब केवल प्रोटीन आवरण कैसा हो? ये न्यूक्लिक अम्ल रहित हो, न्यूक्लिक अम्ल के बिना हो, यानी रहित हो, रहित या बिना, न्यूक्लिक अम्ल के बिना, केवल कैप्सिड, केवल प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है? प्रियोन। और प्रियोन क्या करता है? कई रोग उत्पन्न करता है जानवरों में, जैसे कि वैसे पादपों में इसका कोई रोग नहीं देखा गया, जानवरों में कई रोग उत्पन्न करता है, मोस्टली मवेशियों में, जैसे मेडकाउ रोग और स्क्रेपी रोग। मेडकाउ और जो स्क्रेपी रोग है वो किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं? प्रियोन की वजह से उत्पन्न होते हैं। प्रियोन क्या है? एक प्रोटीन आवरण है जो कि बिना न्यूक्लिक अम्ल के होता है, बिना न्यूक्लिक अम्ल के, केवल कैप्सिड, ये बाहर वाला केवल आवरण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल ना हो, और यदि ये संक्रामक है तो ये क्या कहलाता है? प्रियोन कहलाता है। और ये जानवरों में मेडकाउ रोग और स्क्रेपी रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो रूप होता है वायरस का वो है वीरोइड, वीरियोइड या वीरोइड, वायरोइड भी कहते हैं इसको, वायरोइड या वीरोइड या वीरियोइड। वायरोइड क्या होता है? इसमें क्या था? प्रोटीन आवरण था संक्रामक, न्यूक्लिक अम्ल के बिना, बिना न्यूक्लिक अम्ल के, केवल कैप्सिड, केवल प्रोटीन आवरण ही क्या था? प्रियोन था। तो यहाँ बिना प्रोटीन आवरण के केवल न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक
न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए या आरएनए जो कैसा हो, प्रोटीन आवरण रहित हो, यानी प्रोटीन आवरण इसमें नहीं पाया जाएगा। केवल क्या है, केवल और केवल क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल है यानी डीएनए या आरएनए। वो जब किसी में संक्रमण करे तो वो कहलाता है वायरोइड। और वायरोइड जो है मोस्टली इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं पौधों में देखे गए हैं। टीओ डाइनर वैज्ञानिक है, टीओ डाइनर ने सबसे पहले जो वायरोइड है उसकी खोज की थी। और किसमें की थी, आलू में जो एक रोग उत्पन्न होता है पोटैटो स्पिंडल फाइबर रोग, और पोटैटो जो स्पिंडल ट्यूबर रोग है वो टीओ डाइनर ने किसमें खोजा था, आलू में खोजा था। जो किसकी वजह से हो रहा है, वायरोइड की वजह से हो रहा है, एक न्यूक्लिक अम्ल की वजह से, डीएनए आरएनए जो कि क्या है, वायरोइड जो वायरस होता है, विषाणु होता है, उसका एक पार्ट है जो संक्रामक है। तो पोटैटो में जो स्पिंडल ट्यूबर जो रोग है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग, वो किसकी वजह से होता है, वायरोइड की वजह से होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग। ये कुछ प्रकार थे विषाणुओं के, वायरस के, कि बैक्टीरियोफेज जब कोई विषाणु बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, जीवाणु को संक्रमित करता है तो जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाता है। कोई वायरस जब साइनोबैक्टीरिया को यानी कि नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए को संक्रमित करता है तो साइनोफेज कहलाता है। जब वो कवक को संक्रमित करता है तो माइकोफेज कहलाता है। जो वायरस शैवालों को संक्रमित करते हैं फाइकोफेज कहलाते हैं। और वीरियन वायरस की संक्रामक कोई भी अवस्था, वायरस का कोई भी कण जो संक्रामक है परपोषी कोशिका के बाहर है, वीरियन कहलाएगा। अब प्रियोन क्या है, वायरस का केवल प्रोटीन आवरण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल ना हो, केवल प्रोटीन आवरण जो कैप्सिड है, केवल वो ही जब रोग उत्पन्न कर दे, संक्रामक हो जाए तो उसे प्रियोन कहते हैं। और मोस्टली ये मेडकाउ रोग और स्क्रेपी रोग उत्पन्न करता है। वायरोइड क्या है, वायरोइड है वायरस का न्यूक्लिक अम्ल यानी वायरस का डीएनए या आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल जो बिना प्रोटीन आवरण के हो, उसमें क्या नहीं होगा, प्रियोन में तो केवल कैप्सिड था, प्रोटीन वाला भाग ही था, न्यूक्लिक अम्ल नहीं था। और वायरोइड में क्या होगा, केवल न्यूक्लिक अम्ल होगा, उसमें प्रोटीन आवरण नहीं होगा। तो केवल न्यूक्लिक अम्ल जब संक्रामक हो तो कहलाता है वायरोइड। वायरोइड की खोज टीओ डाइनर ने की थी आलू में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग के रूप में। ये वायरस के कुछ प्रकार थे। नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक वो है वायरस का महत्व यानी विषाणुओं का महत्व। महत्व में हम जानते हैं कि हम लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के उपयोग पढ़ते हैं। तो वैसे जो वायरस है उसके हानिकारक प्रभाव ही ज़्यादा है क्योंकि ये पौधों में, जंतुओं में रोग ही उत्पन्न करते। लाभदायक बहुत ही कम है इसके, लेकिन फिर भी कुछ है। तो सबसे पहले लाभदायक अगर उपयोग की हम बात करें तो उसको थोड़ा सा हम पहले देख चुके कि जीवाणुभोजी या जो बैक्टीरियोफेज है उसका लाभ हम देख चुके। क्या करता है, ये जल प्रदूषण को रोक देता है क्योंकि जो गंगा नदी का पानी आज स्वच्छ है तो बैक्टीरियोफेज की वजह से, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया को संक्रमित कर देते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो जल को प्रदूषित नहीं कर पाते। तो जल प्रदूषण को रोकने में बैक्टीरियोफेज, साइनोफेज, माइकोफेज, फाइकोफेज इनका रोल होता है। तो प्रदूषण को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इस कारण ये पहला लाभदायक उपयोग है। दूसरा जो लाभदायक उपयोग इनका होता है वो भी बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी से ही होता है और वो क्या होता है, आनुवंशिकी प्रयोगों में होता है। आनुवंशिकी प्रयोगों में बैक्टीरियोफेज को यूज किया जाता है बहुत सारों में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर के रूप में भी यूज करते हैं इसका डीएनए। साथ ही साथ अन्य आनुवंशिकी प्रयोगों में जैसे कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी जो खोज हुई है वो भी इस बैक्टीरियोफेज की वजह से ही संभव हुई है। बैक्टीरियोफेज से ही ये पता चला था कि डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो आनुवंशिकी प्रयोगों में बैक्टीरियोफेज या वायरस का यूज होता है। और थर्ड जो इसका यूज है वो है टीका निर्माण में, वैक्सीन बनाने में। टीका या वैक्सीन किससे बनाए जाते हैं, वायरस से बनाए जाते हैं। जो वायरस रोग उत्पन्न करता है यानी जिस वायरस से कोई रोग होता है उसी वायरस को मृत या अक्षम अवस्था में निरावेशित करके, जो कि रोग उत्पन्न ना कर सके, ऐसी अवस्था में उसको टीके के द्वारा शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, जिसको हम टीका कहते हैं। जब वो अंदर जाता है तो शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है और वह एंटीबॉडीज क्या करती है, उस समय तो वो वायरस जो अंदर गया है रोग उत्पन्न करने की क्षमता उसमें नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर यदि कभी वैसा ही कोई वायरस शरीर के अंदर जाता है तो पहले से शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं, वो उसको तुरंत ही नष्ट कर देते हैं और हम रोगी होने से बच जाते हैं। तो टीके के निर्माण में वायरस का यूज होता है। तो तीन इसके लाभदायक उपयोग थे। सबसे पहला था
जल प्रदूषण को कम करने में बैक्टीरियोफेज का यूज होता है, जिसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है गंगा नदी के पानी का स्वच्छ होना। दूसरा जो था इसका वो था कि आनुवंशिकी प्रयोगों में यूज होता है, जिससे कि, और इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है डीएनए, एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी खोज बैक्टीरियोफेज द्वारा ही संभव हुई थी। थर्ड जो है वो है टीके के निर्माण, तो ये इसके लाभदायक। इसके अलावा हानिकारक प्रभाव बहुत सारे हैं। मोस्टली रोगजनक है, ये मानव में रोग उत्पन्न करता है और मानव में बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें सर्दी जुकाम से लेकर के बहुत सारे रोग, जैसे राइनो वायरस जो है सामान्य सर्दी जुकाम फैलाता है, एचआईवी वायरस एड्स रोग उत्पन्न करता है, और भी बहुत सारे वायरस जो है रोग उत्पन्न करते हैं। और वर्तमान में सबसे खतरनाक जो चल रहा है कोविड-19 वायरस, सोर्स वायरस, बहुत सारे वायरस तो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। इनको हम डिटेल में मानव रोग करके अपना जो टॉपिक है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों में वायरस से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि तंबाकू में मोजेक रोग टीएमवी वायरस से हो ही रहा है, केले में ब्रंची रोग, आलू टमाटर बैंगन आदि में पर्ण कुंचन रोग जो कि वायरस की वजह से होता है। तो बहुत सारे पौधों में ये रोग उत्पन्न करते हैं, तो रोगजनक के रूप में इनका हानिकारक महत्व है। साथ ही साथ दूसरा जो इनका हानिकारक महत्व है वो है जैविक हथियार के रूप में। बहुत सारे जो कंट्रीज है, देश है, वो क्या करते हैं, जैविक हथियार के रूप में, बायो वेपन के रूप में वायरस को यूज करते हैं दूसरे जो कंट्रीज है, दुश्मन जो देश है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये इनके हानिकारक कुछ इफेक्ट थे। सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना टॉपिक था उसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। बैक्टीरिया हमने पढ़ा, कवक हमने पढ़ा और लास्ट वायरस हमने पढ़ा, विषाणु पढ़ा। डिटेल तीनों को हमने देखा। इनमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनकी संरचना से संबंधित कुछ टॉपिक है, साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है वो इनका लाभदायक और हानिकारक इफेक्ट या उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।